सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको इससे पहले करा दिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रमवाइज तरीके से सारी क्लासेजों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में अवश्य शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्यारे साथी सभी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़िए। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें दोस्तों जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। दोस्तों, जब भी मैंने आपको बताया था पिछले 2 प्रैक्टिस सेटों में, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले यानी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन मिले और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होगा, ठीक है, तो आपको कौन सा पैटर्न लगाना है? आपको 4 पैटर्न फॉलो करने हैं। कौन से? एक तो आपको देखना है क्यूब या स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लग रहा, या इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस वाला लॉजिक नहीं लग रहा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको देखेंगे तो आपको लग रहा है दोस्तों क्या इसमें से कोई भी ऐसा नंबर जो किसी स्क्वायर या किसी क्यूब के नजदीक हो, तो आप कहेंगे स्क्वायर और क्यूब के नजदीक तो हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा, नहीं। अब हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं? और यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा छोटा नंबर है। कैसे दिख रहा होगा दोस्तों? बीच में छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर कैसे आया होगा? या तो इन 2 नंबरों को आपस में ऐड करके आया होगा या इन 2 नंबरों को आपस में माइनस करके आया होगा। ऐसे ही आया होगा दोस्तों, बिल्कुल। तो यही लॉजिक आपको इसमें लगाना है। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी निगाह तेज रखनी है कि बीच में कैसा नंबर है। बीच में दोस्तों छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर कैसे आता है? 2 नंबरों को ऐड करने के बाद जब माइनस करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 नंबरों को ऐड किया है, एक तो इस नंबर को और एक इस नंबर को आपस में ऐड किया है, और एक इस नंबर को और एक इस नंबर को आपस में ऐड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐड कैसे किया हुआ है देखा, मैं आपको ऐड करके बताता हूं। देखिए, पहले 101 और प्लस 15 को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो विपरीत हुए हैं ना, ऐसे करके ये कोने वाले हैं, इनको आपस में ऐड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 101 और 15 को हम जब ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। और जब हम इनको 43 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। और जब हम 35 को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 78। कितना हो जाएगा? 78। इतना ही हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल इतना हो जाएगा। अब 78 को इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम 78 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? आप कहेंगे 38 प्राप्त होगा। कितना दोस्तों? 38 हमको नंबर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अब दोस्तों इसको भी हमें यही लॉजिक लगाना है, इसमें भी हमको यही लॉजिक लगाना है। तो पहले हम 56 को ऐड करेंगे और किसको? 34 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 और जब 34 को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगा, 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 48 और 184 को। किसको दोस्तों? 48 और 184 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 2 हासिल का 1, 8 और 4 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, तो हो गया 232। कितना हो गया दोस्तों? 232। और 232 को दोस्तों जब हम 90 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा? कितना हमारा आंसर आएगा? तो 142 आएगा। कितना आएगा? 142। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह है ना, यहाँ पे कितने नंबर आएगा? 142 आएगा। और 142 हमारे ऑप्शन में है तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक लग रहा है ये भी आपको पता चला? बिल्कुल पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 नंबरों को आपस में ऐड करके और 2 अलग नंबरों को उनको माइनस कर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लॉजिक क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मेरे प्यारे साथी सभी पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों। एक कूट भाषा में लंदन को 24, 30, 28, 8, 30, 28 लिखा गया है,
तद अनुसार उसी कूट भाषा में फ्रेंच को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये हमसे पूछा है दोस्तों, फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। लंदन को हमको दे दिया कि ऐसे लिखा हुआ है, तो फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया होगा, जब भी मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराए होंगे, या मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, या मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ट्रिक बताई, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था इसमें आपको क्या आनी चाहिए, नंबरिंग आनी चाहिए, अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए, उससे हमें काफी मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहले हम यहाँ पे लंदन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, लंदन लिख लेंगे। हमने यहाँ पे लंदन लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। तो एल कितने पे आता है दोस्तों, एल 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है। एन 14 पे आता है। डी 4 पे आता है। ओ 15 पे आता है। और एन 14 पे आता है। ऐसे ही होगा दोस्तों, बिल्कुल। अब देखेंगे दोस्तों इन नंबरों से हम इनको कैसे बना सकते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो 12 है ना, इसका डबल कितना होता है, 24 होता है। इसका डबल कितना होता है, 24 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल दिया हुआ है। ये 15 है दोस्तों, 15 का डबल कितना होता है, 30 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप कहेंगे बिल्कुल दिया हुआ है। ये एन जो है ये 14 पे होती है, 14 का डबल 28 होता है, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, लॉजिक लग रहा है जो अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग करके उसको 2 गुना कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, जो अल्फाबेट है उसकी नंबरिंग करके उसको 2 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम फ्रांस के साथ करेंगे। तो फ्रांस की स्पेलिंग लिखेंगे FRANCE, ये हमने लिख लिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है। आर 18 पे होता है। ए 1 पे होता है। एन 14 पे होता है। सी 3 पे होता है। और ई 5 पे होता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हमने नंबरिंग तो कर ली, अब इनको दुगना कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों, दुगना कर देंगे। तो 6 का दुगना 12 होगा, 18 का दुगना 36 होगा, 1 का दुगना 2 होगा, 14 का दुगना 28 होगा, 3 का दुगना 6 होगा, और 5 का दुगना 10 होगा। ठीक है दोस्तों, हमने सॉल्व कर दिया, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि क्या मिलेगा दोस्तों, 12, 36, 2, 28, 6, 10। जिस भी ऑप्शन में हमारा ये होगा बिल्कुल सही होगा। तो किस में होगा, 12, 26, यहाँ 26 नहीं आएगा दोस्तों, 36 आएगा। ऑप्शन बी गलत, और ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत है। 12, 36, 2, 28, 6 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लॉजिक लग रहा था, तो मैंने आपको बताया नंबरिंग करेंगे अल्फाबेट की, उसके बाद लॉजिक लग रहा था जो नंबर थे अल्फाबेट के, जो नंबरिंग थे, उनको 2 गुना कर दिया जा रहा था। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ सभी प्यारे साथी, पढ़िए दोस्तों। निम्न आकृतियों में त्रिभुज अध्यापकों को निरूपित करता है, वृत्त डॉक्टरों को निरूपित करता है, और आयत जो है वो वकीलों को निरूपित करता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अध्यापक नहीं है। क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो अध्यापक नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, एक बार ये आपको डायग्राम नीचे दिया हुआ है, बिल्कुल मैं एक बार लिख देता हूं। त्रिभुज किसको दर्शाता है दोस्तों, ये त्रिभुज है, ये किसको दर्शा रहा है, ये अध्यापकों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये अध्यापकों को दर्शा रहा है। हम यहाँ पे अध्यापक लिख लेंगे। ठीक है, अध्यापकों को दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शाता है दोस्तों, वृत्त दर्शा रहा है दोस्तों डॉक्टरों को। किसको, वृत्त दर्शा रहा है दोस्तों डॉक्टरों को, तो हम यहाँ पे डॉक्टर लिख लेंगे। ठीक है, और आयत किसको दर्शा रहा है दोस्तों, आयत दर्शा रहा है वकीलों को। ये आयत है, ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये वकीलों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, वकीलों को। हमने वकील लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितनी जल्दी सॉल्व होता है। हमसे पूछा गया कितने ऐसे लोग हैं जो अध्यापक नहीं है। ऐसे वही तो लोग होंगे जो अध्यापक वाली श्रेणी में नहीं आएंगे। तो अध्यापक कौन है, त्रिभुज है, त्रिभुज में ही तो अध्यापक को दर्शाया गया है। तो ये जितने भी त्रिभुज वाले होंगे ये क्या होंगे, अध्यापक होंगे। ये जो जितने भी त्रिभुज वाले होंगे ये अध्यापक होंगे, और जो अध्यापक होंगे और जो बचे वो क्या होंगे, वो अध्यापक नहीं होंगे, है ना। ऐसे ही तो होगा। तो बचे कौन से, ये नंबर बचे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 5 और 4 9 और 1 10, कितने, 10 हो गए। कितने दोस्तों, 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यापक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 हमारे पास ऐसे व्यक्ति बचे हुए जो अध्यापक नहीं है। ठीक है दोस्तों,
उसने ये तो नहीं कहा कि या तो वो डॉक्टर नहीं हो सकते या वकील नहीं, उसने सिर्फ हमसे इतना पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अध्यापक नहीं है। तो जो अध्यापक वाला डायग्राम हमको दर्शा रहा है उसको हम काट देंगे, बाकी जो बच्चे वो क्या होंगे, वो अध्यापक नहीं होंगे। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। यानी भिन्न जो मतलब और जो आपको यहाँ पे चुनना है, जो और तीनों से जो अलग होगा वो विकल्प हमको चुनना है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो जब भी आपको दोस्तों नंबरिंग दी हो ना, तो या तो आप इनको आपस में ऐड कर लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया, या आप इसमें ऐसा लॉजिक लगा के देखिए जिसमें डिवाइड हो रहा हो। प्राइम नंबर से कोई ऐसे नंबर हो रहे होंगे जो डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पे दोस्तों लॉजिक, हम एक लॉजिक भी लगा सकते हैं जिसमें दोस्तों हम इन 3 नंबरों को अलग कर सकते हैं। ये 3 नंबर ऑड है और एक ये जो अलग वाला नंबर है ये इवन है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही भी हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। अब हमारा ये लॉजिक तो गलत नहीं होगा क्योंकि ऊपर के जो 3 विकल्प है वो ऑड नंबर के तो हैं, ये विकल्प बिल्कुल है, और नीचे वाला इवन नंबर का विकल्प है तो ये भी सही है। और इसमें एक और लॉजिक लग रहा है दोस्तों, वो लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है दोस्तों डिविजिबिलिटी का रूल। क्या लग रहा है? डिविजिबिलिटी का रूल लग रहा है। अब आपको डिविजिबिलिटी का रूल लगाने के लिए आपको डिविजिबिलिटी के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल नियम नहीं पता तो आपको पता अवश्य होने चाहिए। इसमें दोस्तों क्या लग रहा है दोस्तों, इसमें 11 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 से डिवाइड हो रहा है। ये जो शुरू के 3 नंबर है ना दोस्तों, ये तीनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं। कितने? 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये मैंने कैसे पहचाना ये 11 से डिवाइड हो रहे हैं? तो 11 का जो नियम है ना दोस्तों वो क्या कहता है, 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 11 के डिविजिबिलिटी का रूल कहता है या तो नंबरों का योग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 7 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर, या तो इन नंबरों का योग दोस्तों 11 का अंतर हो। क्या दोस्तों? इनका अंतर 11 हो, 22 हो, 33 हो, मतलब 11 के मल्टीपल में हो अंतर। ठीक है, या तो इन नंबरों का योग जो है वो कितना हो, 0 हो। कितना हो? 0 हो। ठीक है दोस्तों, या कुछ भी 11 के मल्टीपल में 0 हो, योग हो। ठीक है, तो 11 के मल्टीपल में जो होगा वही हमारा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ये 11 का डिविजिबिलिटी का रूल है। तो हमने कैसे पहचाना दोस्तों? देखिए 6 और 1 को आपस में जोड़ेंगे 7, तो 7 और 7 कितने होते हैं? 7 और 7 बराबर 0 बैठ गए, यानी कि 11 से डिवाइड हो सकता है। 2 और 3 5, 5 बीच में बिल्कुल, यानी ये भी 11 से डिवाइड हो सकता है। 3 और 5 कितने होते हैं? 8 8 में बीच में, तो ये भी 11 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन दोस्तों 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और 5 बीच में नहीं है, तो यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी का रूल नहीं लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा था? एक मैंने आपको बताया, ऑड या इवन वाला लॉजिक भी हम इसमें लगा सकते हैं, और एक इसमें हमने डिविजिबिलिटी का भी रूल लगा दिया। तो इसमें आपको 2 लॉजिक आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल समझ में आए होंगे। दोनों लॉजिकों से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी ही बैठेगा। याद रखेंगे दोस्तों? बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे साथ प्यारे सभी साथी पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। कितनी वर्ष है दोस्तों? 22 वर्ष है। एज वाले को चैप्टर से जो हमारा क्वेश्चन है वो आ गया। पढ़िए दोस्तों, एक पिता है तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 10:1 का अनुपात है। कितना है? 10:1 का अनुपात है। तद अनुसार पुत्र की आयु कितनी होगी? हमसे ये पूछा गया दोस्तों, पुत्र की आयु कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें औसत आयु दी हो, चाहे आपको 2 व्यक्तियों की औसत आयु दी हो या 3 व्यक्तियों की औसत आयु दी हो, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कितने भी व्यक्तियों की दी हो, तो जितने व्यक्तियों को दी जाती है, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, एक फादर होंगे और एक कौन होगा? एक उसका पुत्र होगा, यानी सन होगा। ऐसे हमने लिख लिया। 2 व्यक्तियों की औसत आयु दी हुई है, तो कितना है? 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है। अब जितने भी व्यक्तियों की दी हुई है, यानी 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2, तो उस जितना औसत आपको आयु दी हो ना, उसमें उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। यानी कुल इनकी जो आयु होगी ना उसका योग कितना होगा? तो उसका योग होगा 44 वर्ष। क्या होगा दोस्तों?
फादर और सन की जो कुल आयु होगी उसका योग होगा 44 वर्ष। अभी हमको नहीं पता कि इनकी आयु कितनी है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जब भी आपको औसत आयु दी जाए तो आपको उसमें क्या करना है, जितने भी व्यक्तियों को आपकी औसत आयु दी गई है उतने व्यक्तियों की मल्टीप्लाई कर देंगे औसत आयु से, तो क्या निकल जाती है, कुल आयु निकल जाती है। हमने कुल आयु निकाल ली। बिल्कुल, अभी हमको नहीं पता कि पिता कितने वर्ष के हैं या पुत्र कितने वर्ष के हैं, लेकिन हमको उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ। तो अनुपात कितना है, 10:1 का अनुपात है। कितना है दोस्तों, 10:1 का अनुपात दिया हुआ है। तो ये अनुपात कितना के बराबर है, ये अनुपात बराबर है दोस्तों 44 के, यानी 10 और 1 11। 11 की हमको कितनी वैल्यू दी हुई है, 44। कितनी, 44 कुल जो इनकी आयु है। तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 11 चौक 44, यानी एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 वर्ष आई। कितनी, 4 आई। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपकी मैथ बहुत कमजोर है दोस्तों, बहुत वीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसकी भी आपको मैथ जो है समझ में आनी चाहिए। इसमें ऐसी मैंने कुछ वो ट्रिक नहीं लगाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, बहुत सीरियसली जो इसमें कॉन्सेप्ट है वही मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितनी हमसे पूछा क्या गया है, उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 4 वर्ष हो गई। कितनी, 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा दूं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे एज से रिलेटेड जिसमें आपको कितने भी व्यक्तियों की औसत आयु दी हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो जितने भी व्यक्तियों को आपको औसत आयु दी गई है उस औसत आयु में दोस्तों जितने व्यक्तियों की दी गई है उतने व्यक्तियों की संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुल जो आयु है वो निकल के आ जाएगी। उन जितने भी व्यक्तियों की कुल आयु होगी उसका योग निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आपको एक रेशियो दिया हो गया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10:1 का रेशियो, हमने 10:1 का रेशियो लिया। 10:1 कितने होंगे, 11, यानी 11 रेशियो का जो मान है वो है दोस्तों 44। 44 को हमने 11 से डिवाइड किया तो 1 का जो मान आया वो 4 आया। तो हमने चारों की वैल्यू जो है रख दी, यानी 40 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वर्ष जो है उसके पिता की आयु होगी और 4 वर्ष जो है उसके पुत्र की आयु होगी। और हमसे पूछी किसकी गई है, पुत्र की आयु पूछी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों, बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे एक बार और वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, अक्षरों का समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कौन सा ऐसा विकल्प है दोस्तों जो इसमें खाली स्थानों में ये भरेगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। पढ़िए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने दोस्तों, 15 है। टोटल कितने वर्ड हैं दोस्तों, 15 है। अब ये जो 15 है ना दोस्तों, तो हम इनका क्या करेंगे, हम इनको जो है फैक्टर कर लेंगे। 15 का क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर कर लेंगे। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 पंजे 15, 3 और 5 फैक्टर होते हैं दोस्तों, इतने फैक्टर होते हैं। तो ये जो छोटा वाला फैक्टर है ना, छोटा वाला, इनको टुकड़ों में बांट लेंगे। 3 नंबरों को टुकड़ों में बांट लेंगे। बांटिए दोस्तों, 1 2 3, यानी 3 से हम टुकड़ों में बांटेंगे। 1 2 3, 3 से बांट लिया, फिर बांटेंगे 1 2 3, यहाँ पे भी बांट लिया और 1 2 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, हमने बांट लिया दोस्तों। ऐसे बांटने से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये बांट लिया। अब देखेंगे दोस्तों, पहला अक्षर क्या है, ए है। पहला अक्षर यहाँ पे भी क्या है, ए है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हम ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ए होगा और यहाँ तो ए है ही, यानी पहला अक्षर क्या है, ए है, सबको पता है। अब दूसरे स्थान पे क्या भर रहा है, तो दूसरे स्थान पे दोस्तों आप देखेंगे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको लॉजिक पता चल गया होगा दोस्तों, क्या लॉजिक लग रहा है, ए डी सी। कौन सा, ए डी सी। यहाँ पे भी ए डी सी, ए डी, यहाँ पे सी लिख देंगे और यहाँ पे भी सी लिख देंगे। तो लॉजिक कौन सा लग रहा है, ए डी सी वाला लग रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, डबल डी डबल ए डबल सी वाला। कौन सा, डबल डी डबल ए डबल सी वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिए हो तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। क्या करना है दोस्तों, फैक्टर कर लेना, और जो सबसे छोटा हो ना उसको लगा के देखिए, उससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए दोस्तों, दिए गए प्रश्न में एक आकृति दी गई है,
उस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमको बताना है। जल प्रतिबिंब हमको बताना है, यानी वाटर इमेज हमको बतानी है। अब तक मैंने आपको दोस्तों मिरर इमेज के क्वेश्चन कराए थे, आज मैं आपको वाटर इमेज का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपको प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पे आपको उत्तर आकृति दी हुई है, तो कौन सी उत्तर आकृति हमारी सही होगी ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारी जल प्रतिबिंब बनती है तो वो कैसे बनता है दोस्तों, नीचे ही बनता है। जल प्रतिबिंब नीचे ही तो बनता है, बिल्कुल बनता है। इसमें आपको लॉजिक क्या लगाना है, नीचे वाली जो चीज है ना दोस्तों वो नीचे ही रहेगी, यानी ये जो है लाइन जो है ये नीचे ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बराबर में ये जो डिब्बा बनना है ये इधर रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं बना के, वैसे मेरी पेंटिंग खराब है पर आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, डिब्बा नीचे का नीचे ही रहेगा, तो यानी कि ये वाली जो है ना, तो ये तो सीधी बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब बात है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ये दिए हुए है, बिल्कुल ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, यानी ये वाली जो इमेज होगी वो बिल्कुल सही होगी। और ये वाली इमेज किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी दोस्तों कैसी प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब की इमेज है। ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल बहुत आसान होता है, आप कर लेंगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार मेरे प्यारे साथी, सभी पढ़िए दोस्तों। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या जो ज्ञात है उसको हमको बताना है। लुप्त जो संख्या है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें लॉजिक लग रहा है, कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये नंबर जो पहले छोटा था 10, उसके बाद 33 हुआ, उसके बाद 102 हुआ और उसके बाद 309 हुआ। ये तो हमको नहीं पता ये 309 कैसे हुआ, लेकिन हमको ये तो पता है कि हम 10 से 33 कैसे बना सकते हैं। 10 से हम 33 कैसे बना सकते हैं, इतना तो दोस्तों आपको बेसिक से पता चल गया होगा। कैसे, 10 में दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को आपस में ऐड कर देंगे तो 33 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब कोशिश करते हैं दोस्तों 33 से 102 बनाने की, तो 33 से 102 बनाएंगे। 33 में हम जब दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को आपस में ऐड कर देंगे तो 102 बन जाएगा, बन गया दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों 102 से 309 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या 309 बना, बिल्कुल बन गया दोस्तों। और अब हम 309 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो आपको लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, क्या लॉजिक लग रहा है, पहले 3 की मल्टीप्लाई हो रही है उसके बाद 3 आपस में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम 309 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 तिया 27, कितना होगा दोस्तों 27 होगा, और 3 तिया 9, कितना होगा दोस्तों 927 होगा। उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 930 हो जाएगा, कितना 930 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको लॉजिक पता चला, बिल्कुल कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा इसमें नियम लग रहा है, वो लग रहा है दोस्तों मल्टीप्लाई 3 की करनी है नंबर में और आपस में 3 को ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पढ़ेंगे। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है, यानी जो ये जो क्रम आपको दिया हुआ है ना, ये सही क्रम में हमको लगाना है, सार्थक क्रम में हमको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्रम कैसे लगाएंगे वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक बार परिवार लिखा हुआ है दोस्तों, फिर समुदाय लिखा हुआ है, फिर सदस्य, इलाका, देश, हमको ये बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या परिवार आता है, नहीं। क्या समुदाय आता है, नहीं। क्या आता है दोस्तों, सदस्य आता है। क्या आता है, सदस्य, यानी 3 नंबर वाला पहले आएगा। अगर कहीं पहले एक व्यक्ति होगा, जैसे मैं हूं, पहले मैं एक व्यक्ति हूं, उसके बाद दोस्तों सदस्य जब ज्यादा हो जाएंगे, जैसे अभी मैं अकेला हूं, 2-3 हो गए, तो क्या हो जाएंगे, सदस्य से क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। सदस्य के बाद क्या होता है, परिवार होता है, यानी पहला दूसरे नंबर पे आएगा। सदस्यों से मिलके क्या बनता है, परिवार बनता है। और जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो उनसे मिलके क्या बनता है दोस्तों, समुदाय बनता है। क्या बनता है, समुदाय बनता है, यानी दूसरे नंबर का तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इलाका आएगा। क्या दोस्तों, जब बहुत सारे समुदाय बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इलाका होगा। क्या होगा दोस्तों, इलाका होगा, यानी चौथे नंबर का
चौथे नंबर पे आ जाएगा। और जब बहुत सारे इलाके आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो एक देश बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, देश बन जाएंगे, यानी कंट्री बन जाएंगे। और पांचवें नंबर का पांचवें नंबर पे आएगा। ठीक, आपको ये क्लियर? बिल्कुल। तो पहले कौन से आएगा, पहले आएगा दोस्तों तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का तो सभी विकल्प हैं तो हम लास्ट से देखेंगे, यानी पांचवें नंबर का पांचवें पे आएगा, जो कि किसमें, विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी में। तो बाकी के जो विकल्प है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर? बिल्कुल। अब दोस्तों देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो 3 नंबर का पहले आएगा, उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद पहले नंबर का आएगा, यानी 3 और पहले, ये तो दोनों विकल्प में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का आएगा समुदाय। तो यहाँ पे तो चौथे नंबर का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, ये तो 2 कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले 3 नंबर का आएगा, पहले सदस्य आएगा, फिर परिवार बनेगा, परिवार से मिलके फिर समुदाय बनाएगा, समुदाय से मिलके फिर इलाका बनेगा, और इलाके से मिलके फिर एक देश बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ सभी प्यारे साथी, और फिर वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़िए दोस्तों, एक पुस्तकालय में 5 विषयों की किताबें इस प्रकार रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तकालय यानी एक लाइब्रेरी है, उसमें 5 विषयों की किताबें रखी हुई हैं। तो किस प्रकार रखी हुई हैं वो हमको लगाना है। अर्थशास्त्र जो है वो गणित से ऊपर है, संस्कृत जो है वो हिंदी के नीचे है, और हिंदी जो है गणित से ऊपर है। विज्ञान जो है वो संस्कृत के नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब होगी, हमको बताना है सबसे नीचे कौन सी किताब होगी। ठीक है, सबसे पहले हम किताब रखते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो गणित से ऊपर है। अर्थशास्त्र यानी कि सबसे पहले कौन सी आएगी, अर्थशास्त्र हमको नहीं पता ये सबसे पहले आएगी या सबसे बाद में आएगी, लेकिन हमको इतना पता है अर्थशास्त्र जो है ना वो गणित से ऊपर है। तो गणित इसके नीचे होगी, गणित इसके नीचे होगी ना, बिल्कुल। तो ऐसे हमने लिख लिया। उसके बाद देखेंगे संस्कृत जो है हिंदी के नीचे है, संस्कृत जो है वो हिंदी के नीचे है। इसको अलग से लिख लेंगे, यहाँ पे संस्कृत लिखेंगे। और ये क्या है, संस्कृत किससे नीचे है दोस्तों, हिंदी से नीचे है। तो हम यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे। हिंदी लिख लिया, बिल्कुल। अभी हमको नहीं पता कौन से जो है पहले नंबर पे आएगी। आगे पढ़ेंगे, हिंदी से ऊपर गणित है। क्या है दोस्तों, हिंदी से ऊपर गणित कब होगी, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हिंदी से ऊपर गणित होगी ना। तो ऐसे रख देंगे, हिंदी से नीचे संस्कृत है, संस्कृत रख दी। बचा क्या दोस्तों, बचा विज्ञान। और उसने कहा है विज्ञान जो है वो संस्कृत से नीचे है। तो विज्ञान कहाँ आएगी, विज्ञान यहाँ आएगी। 5 विषयों की तो पुस्तक है, 5 विषय हमने रख दिए। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, सबसे नीचे विज्ञान की पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी दोस्तों, सबसे नीचे विज्ञान की पुस्तक होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत है, हमको बताने हैं दोस्तों रेक्टेंगल। कितने बता रहे हैं, कितने रेक्टेंगल है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होते क्या है दोस्तों, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल कैसे होते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल ऐसे होते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। क्या दोस्तों, जिसकी 2 आपस की सामने की भुजाएं जो है वो बराबर हो। ठीक है दोस्तों, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। और जो ऐसे होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। तो रेक्टेंगल हमको ढूंढना है। तो जो सादा आपको मिल रहे हो, अलग अलग दिख रहे हो, उनको आप पहले नोट कर लेंगे। ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, और ये 5, 6, 7, 8 रेक्टेंगल आपको बिल्कुल दिख गए दोस्तों। क्लियरली आपको 8 रेक्टेंगल तो दिख ही रहे होंगे, बाकी 2 भी आपको दिख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक तो ये बड़ा वाला आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया कौन से नंबर का, 9वें नंबर का हो गया। और एक ये आपको दिख रहा होगा, इसके बराबर में ये भी दिख रहा होगा। तो ये कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। अभी जरा सब्र कीजिए, टोटल इसमें 10 रेक्टेंगल नहीं है, उससे भी ज्यादा है। 10 तो आपको क्लियर दिख गए, बिल्कुल। एक देखिए दोस्तों मेरे साथ, एक ये हो गया 11वां रेक्टेंगल। कितना हो गया दोस्तों, 11वां रेक्टेंगल हो गया, बिल्कुल हो गया। आप एक यहाँ पे देखेंगे, ये कितना हो गया दोस्तों, 12वां रेक्टेंगल हो गया, बिल्कुल हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो गया दोस्तों, 13वां रेक्टेंगल हो गया, बिल्कुल 13वां रेक्टेंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और देखेंगे 14वां रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ से लेके ऐसे करके जब ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, 14वां रेक्टेंगल हो गया। 14 रेक्टेंगल आपको क्लियर दिख गए दोस्तों।
बिल्कुल दिख गए। अब आपको दो रेक्टेंगल और दिख रहे होंगे। कौन से दिख रहे होंगे? ये जो इनके बीच में, कौन से दोस्तों? ये जो इनके बीच में रेक्टेंगल बने हुए हैं ना दोस्तों, ये भी तो दो रेक्टेंगल अलग से हैं, ये भी तो दो रेक्टेंगल अलग से हैं। ये तो हमने काउंट किए ही नहीं, ये तो हमने काउंट किए ही नहीं दोस्तों। तो ये कितने होंगे टोटल? टोटल 16 रेक्टेंगल हो गए। कितने हो गए दोस्तों? टोटल 16 रेक्टेंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल रेक्टेंगलों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 16। कितनी है दोस्तों? 16। क्लियर आपको दोस्तों? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान होगा। तो समूह के समान इस तरह का समूह, एक जो इसमें लॉजिक लग रहा होगा वो इसी तीनों में से किसी एक में लॉजिक लग रहा होगा, वो ही हमको बताना है छाट के। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है और आप इसको मात्र 2 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या लॉजिक लग रहा है, आप बना के देखिए। 13 से 20 आप बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। 13 में 7 को ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा ना, बिल्कुल। 20 से 27 बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। 20 में 7 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। हो जाएगा ना, शायद लॉजिक लग रहा हो, लगा के देखते हैं दोस्तों। 30 में कितना ऐड करेंगे? ये तो माइनस हो रहा है, ऐड तो जब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। बी में देखेंगे, बी में देखेंगे दोस्तों, 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25 होगा, बिल्कुल होगा। और 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 होगा, बिल्कुल होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। हमको नहीं पता 18 में 7 ऐड करेंगे तो 27 होगा, नहीं। 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27 होगा, और 27 में जाने कितने ऐड करेंगे तब 72 होगा। तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है? 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 होगा, लेकिन 7 में 7 ऐड करेंगे तो 21 होना चाहिए, जबकि यहाँ तो 28 है। तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों? लॉजिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सर एग्जाम में, अब गलत पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि आसान से आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कराए, मे ऑर्डर से मॉडल लेवल के क्वेश्चन भी कराए, और इजी से इजी लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान लॉजिक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। पढ़िए दोस्तों, एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर है। एक लाइन है दोस्तों, हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन है दोस्तों, इसमें 5 अलग अलग घर हैं। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर। तो 5 घर हैं एक ही लाइन में। उसके बाद दोस्तों ए जो है वो बी के दाईं ओर है। ए जो है वो बी के दाईं ओर है। क्या दोस्तों? ए जो है वो बी के दाईं ओर है। तो बी के दाईं ओर क्या होगा? बी के दाईं ओर ए होगा। यहां हम बना देंगे। दाईं अर्थात क्या होता है? राइट हैंड होता है। दाईं अर्थात राइट हैंड होता है। और ई जो है वो सी के बाईं ओर है। ई जो है वो सी के बाईं ओर है। सी के बाईं ओर किधर होगा? ई जो है वो सी के बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा, इधर ही होगा ना। तो बना दिया हमने। ए के दाईं ओर है तथा ए के दाईं है। ये जो ई है ना, ये ए के दाईं ओर है लेकिन सी के बाईं ओर है। तो ये कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा। कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा। यानी कि ए के तो ये दाईं ओर हो गया और सी के बाईं ओर हो गया। तो ये 4 लोग बैठ गए, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे बी जो है डी के दाईं ओर बैठा है। बी जो है ना वो डी के कहाँ बैठा है? दाईं ओर बैठा है। दाएं अर्थात राइट हैंड पे बैठा है। कहाँ बैठा है? दाएं अर्थात राइट हैंड पे बैठा है। तो डी कहाँ बैठा होगा? डी जो है वो बी के बराबर में बैठा होगा, यानी डी यहाँ बैठा होगा। ये 5 लोग हमने मतलब 5 घर बैठा दी, तो हम इनको बैठा लेंगे। यहाँ बी बैठा होगा, यहाँ डी बैठा होगा, यहाँ ए बैठा होगा, यहाँ ई बैठा होगा, और यहाँ सी बैठा होगा। हमसे पूछा गया, इनमें से कौन सा घर मध्य यानी बीच में। तो मध्य में कौन सा है दोस्तों? मध्य में घर है दोस्तों ए। कौन सा घर है? ए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य में कौन सा घर है? बीच में दोस्तों ए घर है। ये काफी आसान से क्वेश्चन है जो आपसे सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं। पढ़ेंगे। संख्या 8, 2, 6, 1, 4, 7, 9
में कितने अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी जबकि इनके अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाता है। ये जो नंबर है ना दोस्तों, हमको एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि 8, 2, 6, 1, 4, 7, ये नंबर हमको दिया हुआ है। इसमें जब हम इसको आरोही क्रम में बदलेंगे तो ऐसे कितने अंक हैं जिसकी जो क्रम है ना वो अपरिवर्तित रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे। पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक आएगा, एक लिखेंगे। आरोही क्रम होता क्या है ये तो आपको पता होगा ना, छोटे से बड़ा, यानी छोटे से बढ़ते हुए जब क्रम में हम जाएंगे तो उसको आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमने 2 नोट कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो हमने 4 नोट कर लिया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद 6 आएगा, तो हमने 6 नोट कर लिया। उसके बाद 7 आएगा तो हमने 7 नोट कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा तो 8 नोट कर लिया। और उसके बाद 9 आएगा तो 9 नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ये जो पहले वाला क्रम लिखा हुआ है, 2, 6, 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। तो बताइए दोस्तों, जब हमने इसको आरोही क्रम में बदला इस नंबर को, तो कितने ऐसे नंबर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। तो आपको ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या 8 अपरिवर्तित है, बिल्कुल है। तो 2 जो है वो अपरिवर्तित है, 2 पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। क्या 6 ये भी अपरिवर्तित, ये भी परिवर्तित है। क्या 7 है, नहीं ये भी परिवर्तित है। लेकिन 9 नंबर कैसा है दोस्तों, अपरिवर्तित है। 9 पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा, यानी कि कितने नंबर जो अपरिवर्तित हैं वो हैं दोस्तों 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने इस नंबर को जब आरोही क्रम में लिखा तो 2 नंबर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहे। ठीक है दोस्तों, एक तो 2 और एक 9। इतना आपको क्लियर दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे एक बार। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो 3 के विपरीत कौन सा सतह होगा। यहाँ पे आपको दोस्तों 3 पासे दिए हुए हैं। अब तक मैंने आपको 2 पासे वाली बताई थी, 2 पासे की आपकी चीज बताई थी। ठीक है दोस्तों, 3 पासों में आप क्या लॉजिक लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको लॉजिक बताया, या तो आप 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं या आप 2 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से देखना है 3 किसमें दोस्तों, 3 नंबर इसमें, और हमको 3 का विपरीत ही ढूंढना है। तो एक पासा तो हम इसको चुनेंगे, दूसरा पासा हम चुनेंगे जिसमें कॉमन हो। इसमें दोस्तों 3, 5, 2 है, इसमें क्या 1 है, 6, 4 है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम y को छोड़ देंगे। x डायग्राम को देखेंगे, x जो पासा है उसको देखेंगे। इसमें 5, 1, 4 है, यानी 5 जो है वो हमारा कॉमन हो गया। 5 जो है वो हमारा कॉमन हो गया, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 और 5 लिख दिए। फिर उसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। कैसे घुमा देंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ठीक, ये हमने घड़ी की दिशा में घुमा दिया, इसको भी हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो आपस में आमने सामने नंबर लिखे हुए हैं ना, ये क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 5 का विपरीत क्या होगा, बचा हुआ नंबर। बचा कितना है, 6 नंबर। तो 6 क्या होगा, 5 का विपरीत होगा। हमसे पूछा क्या है, 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत कितना नंबर होगा, तो 3 का विपरीत नंबर होगा दोस्तों 1। क्लियर आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। याद रखेंगे दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं चुनना है जो बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता, ये हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, अपना माइंड 100 डिग्री पे घुमा देना है। कितना, बहुत जल्दी से सोचना है इसमें कौन से ऐसे अल्फाबेट है जो इसमें दिए हुए हैं, और ऐसा ये जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा अल्फाबेट है, क्या CLIP है, ये भी है दोस्तों, बिल्कुल है। सी ये रहा दोस्तों, L ये रहा, I ये रहा, P ये रहा, यानी कि ये है। तो कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो इसमें नहीं है, तो इसमें दोस्तों K नहीं है। K नहीं है तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी डी जो
ऐसा विकल्प है जो इस नंबर का जो प्रयोग करके, इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्लियर आपको? बिल्कुल, इस नंबर का प्रयोग करके हम कौन सा नंबर नहीं बना सकते, कौन सा शब्द नहीं बना सकते? तो विकल्प नंबर डी जो है वो नहीं बना सकते। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से चलना पे आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन है, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों? 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको दिशा बतानी है, वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति का घर होगा, तो वो किधर चलता है? उत्तर दिशा की तरफ। कितना चलता है दोस्तों? 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो बाईं ओर घूम जाता है। बाईं अर्थात किधर घूमेगा? लेफ्ट हैंड पे घूमेगा। किधर? लेफ्ट हैंड पे। कितना घूमेगा? 6 किलोमीटर चलता है। कितना? 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यानी दाईं ओर घूमेगा तो इधर घूमे, कितना चलेगा दोस्तों? 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है ये हमसे पूछा है, तो वह किस दिशा में है दोस्तों? उत्तर दिशा की तरफ है। किस दिशा की तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ है। दिशाओं को तो आपका ज्ञान होगा ना? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर से चला था वो अब किस दिशा में? उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। तो दिशा मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है दोस्तों, और ये पश्चिम दिशा होती है। ठीक, ऐसे दिशा नॉर्मली आपको ये सारी चीजें तो आनी चाहिए, एक बेसिक चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पी और क्यू जो है वो वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। आर जो है वो पी तथा बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। एस और क्यू जो है वो वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो और आर, एस और टी जो है वो बेसबॉल और फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। तो हमको ये एक वो दिया गई है, इसमें हमको क्वेश्चन की सीरीज बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नीचे है, पढ़िए दोस्तों। इन 5 खिलाड़ियों में कौन जो है वो 4 खेल अच्छा खेलते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो हम एक बार डायग्राम बना लेंगे, उसके हिसाब से हम इसके जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नाम लिख लेंगे, पी, क्यू, आर, और यहाँ पे कौन है? एस है और टी है, यानी 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, हमने 5 व्यक्तियों के नाम लिख लिए। आप भी मेरे साथ लिख लेंगे। इससे दोस्तों क्वेश्चन जो है ना वो 3 क्वेश्चन है, उनको हम एक ही डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब खेलों के नाम लिख देंगे। खेल कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो वॉलीबॉल है। कौन सा है दोस्तों? वॉलीबॉल है, तो हम वॉलीबॉल लिख देंगे। एक कौन सा? एक हॉकी है, तो हम हॉकी भी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कौन सा खेल है? बेसबॉल है। कौन सा है दोस्तों? बेसबॉल है, हमने बेसबॉल भी लिख दिया। उसके बाद हॉकी तो हो गया, उसके बाद क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल लिख दिया। और क्रिकेट है। कौन सा है दोस्तों? क्रिकेट है। कौन सा है दोस्तों? क्रिकेट है, हमने ये भी लिख दिया। और एक है दोस्तों फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। तो कितने खेल है? 5 खेल है। कितने खेल है दोस्तों? 5 खेल है। 5 व्यक्ति 5 खेल है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब दोस्तों कैसे सॉल्व होगा वो देखिए दोस्तों। पी और क्यू को वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छी लगती है। पी और क्यू को क्या? वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छी लगती है। पी और क्यू को एक तो वॉलीबॉल अच्छी लगती है, तो हम यहाँ वॉलीबॉल टिक कर देंगे। एक हॉकी अच्छी लगती है, तो हॉकी टिक कर देंगे। ऐसे करके टिक करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर और पी को बेसबॉल तथा हॉकी अच्छी लगती है। आर और पी को दोस्तों क्या? बेसबॉल तथा हॉकी अच्छी लगती है। बेसबॉल तथा हॉकी अच्छी लगती है आर और पी को, हमने टिक कर दिया। बिल्कुल, उसके बाद एस और क्यू को वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा लगता है। एस और क्यू को दोस्तों क्या अच्छा लगता है? वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा लगता है। तो वॉलीबॉल में तो क्यू का नाम पहले ही आ गया, तो एस का भी हम जोड़ देंगे। एस को भी वॉलीबॉल अच्छा लगता है और क्रिकेट भी एस को अच्छा लगता है, तो क्रिकेट को क्यू को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर, एस और टी को बेसबॉल तथा फुटबॉल पसंद है। तो आर को बेसबॉल भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। तो आर को अभी हॉकी पसंद है और यहाँ पे बेसबॉल पसंद है, तो बचा फुटबॉल। फुटबॉल पे टिक कर देंगे। अब बचा एस। एस को बेसबॉल पसंद है, तो एस को बेसबॉल पसंद है, तो बेसबॉल पे तो टिक है। और फुटबॉल भी पसंद है दोस्तों, तो एस को फुटबॉल भी पसंद है, फुटबॉल पे भी कर देंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एस को क्या पसंद है? एस को क्रिकेट भी पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है ना। और टी को बेसबॉल तथा फुटबॉल पसंद है, टी को बेसबॉल तथा फुटबॉल पसंद है। ये हमारा डायग्राम बन गया।
बिल्कुल, बस इतना ही डायग्राम था, इतना ही आपको बनाना है। अब पूछा क्या है, इन 5 खिलाड़ियों में कौन जो है 4 खेल अच्छा खेलता है। तो 4 खेल कौन खेलता है, एस खेलता है, 1 2 3 4, यानी एस जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस जो है वो 4 खेल अच्छे खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी डायग्राम से है, उसको सॉल्व करेंगे। हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल वाला हमको प्लेयर ढूंढना है जो हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल जो है वो अच्छा खेलता हो। ठीक है दोस्तों, तीनों नाम याद रखेंगे, हॉकी, बेसबॉल, यानी हॉकी, बेसबॉल और कौन सा है, वॉलीबॉल। तो इनमें तीनों में कौन अच्छा है, पी अच्छा है। कौन अच्छा है दोस्तों, पी अच्छा है। पहले में ही आपको डायग्राम में दिख गया होगा, बिल्कुल। तो कौन अच्छा है, पी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है, पी जो है वो अच्छा खेलता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़िए। हॉकी, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। अब हमको बताना है हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसी डायग्राम पे चलते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था। क्या बताना था, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट। ठीक है, ये हॉकी वाला है और ये वॉलीबॉल वाला है और क्रिकेट वाला हमको ढूंढना है। तो इसमें से हमको कौन सा नहीं ढूंढना, बेसबॉल वाला। तो बताइए दोस्तों, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट ये खेलता है दोस्तों, क्यों दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो ये वॉलीबॉल भी अच्छा खेलता है, हॉकी भी अच्छा खेलता है और क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा जिसमें भी क्यों होगा वो हमारा बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पढ़िए दोस्तों। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। बहुत आसान है दोस्तों, कैलेंडर से क्वेश्चन है। पढ़िए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। 23 तारीख लिख लेंगे दोस्तों हम पहले, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 23 तारीख लिख लेंगे। 23 तारीख को क्या है दोस्तों, रविवार है। क्या है दोस्तों, रविवार है। 23 तारीख को रविवार हो गया, बिल्कुल। इसके दोस्तों 2 सप्ताह बाद भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 2 सप्ताह पहले क्या होगा, रविवार ही होगा। तो 2 सप्ताह हम माइनस कर देंगे, यानी 6 और 6, यानी 12 दिन को हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो कितना बचेगा, यानी 23 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो 11 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे, 11 दिन बचेंगे, यानी 11 तारीख बचेगी। 11 तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 11 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा। और उसने पूछा उसके 4 दिन पहले, 11 तारीख से भी 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो रविवार से 4 दिन पहले हम जाएंगे या हम आगे कर लें, 2 दिन आगे कर लें, बात एक ही है। रविवार से 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। शनिवार के बाद क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। और बृहस्पतिवार के बाद क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 तारीख को, किसी माह की 23 तारीख को यदि रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा दोस्तों, बुधवार होगा। आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। एक अलग विकल्प है, उसको हमको चुनना है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो विकल्प है वो अलग है। तो कैसे चुनेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कैसे चुनेंगे दोस्तों, पढ़िए। यहाँ पे आपको देख रहा होगा 1 2 3, यानी ए जो है वो कितनी लाइनों से बना हुआ है, तो ए तो 3 लाइनों से बना हुआ है। सी कितने लाइनों से बना हुआ है, 1 2 3, सी भी 3 लाइनों से बना हुआ है। एफ कितने लाइनों से बना हुआ है, 1 2 3, एफ भी 3 लाइनों से बना हुआ है। लेकिन ई कितनी लाइनों से बना हुआ है, 1 2 3 और 1 4। तो ई कितनी लाइनों से बना हुआ है, 4। यानी कि बाकी जो 3 विकल्प है वो किससे बने हुए हैं, 3 लाइनों से बने हुए हैं। लेकिन विकल्प नंबर सी हमारा 4 लाइनों से बना हुआ है। तो ये उन बाकी सबों से अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको कथन दिया हुआ है, नीचे आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो पढ़िए दोस्तों कथन, सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर क्या है, वो लैपटॉप है। तो हम डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देंगे, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। तो हम लैपटॉप को ऐसे बना देंगे, ये लैपटॉप हो गया, बिल्कुल। उसके बाद पूछा है दूसरे कथन क्या है,
कुछ लैपटॉप जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो कुछ लैपटॉप सॉफ्टवेयर है तो ये ऐसे भी काट सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर है ऐसे भी काट सकता है, और ये कुछ जो है ना वो ऐसे भी काट सकता है। ये लैपटॉप हो गए तो ये इसको भी काट सकता है, कंप्यूटर को, याद रखेंगे। इसने मना नहीं किया कि कुछ सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर नहीं है, तो संभावना हो सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों निष्कर्षों को देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहता है? पहला निष्कर्ष, सभी लैपटॉप कंप्यूटर है। क्या सभी लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर है? नहीं, उसने कहा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, लेकिन सभी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष नंबर हमारा ए गलत हो जाता है। निष्कर्ष नंबर 2 को देखते, बी को देखते, कोई भी सॉफ्टवेयर लैपटॉप नहीं है। तो उसने मना कहाँ किया है दोस्तों? कोई भी सॉफ्टवेयर लैपटॉप नहीं है, ऐसा मना कहाँ किया है? उसने तो कहा है ना सॉफ्टवेयर लैपटॉप है। देखिए कथन नंबर 2 में कुछ लैपटॉप जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो हमारा निष्कर्ष नंबर बी भी गलत हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर लैपटॉप नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर सी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये हमारा दूसरे डायग्राम में तो हो सकता है, लेकिन पहले डायग्राम में तो नहीं है, तो हम संभावना रखेंगे कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसने मना नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विकल्प नंबर डी को, निष्कर्ष नंबर डी को, सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है। क्या दोस्तों सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है? उसने ऐसा कहा है सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है? नहीं कहा दोस्तों उसने, तो इसने कैसे कह दिया सभी कंप्यूटर जो है सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है? तो निष्कर्ष नंबर डी भी गलत, यानी विकल्प नंबर, निष्कर्ष नंबर हमारा सी जो है वो सही हो सकता है। संभावना है तो संभावना के अनुसार सही हो सकता है, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो विकल्प नंबर यानी निष्कर्ष नंबर हमारा सी जो है वो अनुसरण करता है। समझ में आया दोस्तों आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ेंगे एक बार इसको और क्वेश्चन का आंसर देंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं है? तो अनुक्रम में कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। ये आपको इतने सारे नंबर दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें आपको अनुक्रम में ढूंढना है कौन सा नंबर जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों कैसे बताएंगे, क्या हो रहा है दोस्तों, 19 से 28, 28 से 29, 29 से 52, 52 से 67, 67 से 84, 84 से 102। इतना तो आपको लॉजिक लग गया होगा कि नंबर जो है वो बढ़ती जा रही है, सीरीज जो है बढ़ती जा रही है। तो कैसे बढ़ रही है? मैंने आपको कहा जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले तो आप सबसे पहले अंतर कर लीजिए। 19 से और 28 में अंतर करेंगे दोस्तों, तो कितने का अंतर होगा? आप कहेंगे 9 का अंतर होगा। कितने का? 9 का अंतर होगा, 9 का ही होगा ना, बिल्कुल। उसके बाद 28 से 29 का अंतर करेंगे तो कितने का होगा दोस्तों? 28 में 29 का अंतर करेंगे तो कितने का होगा दोस्तों? 11 का अंतर होगा। 11 का ही होगा ना, बिल्कुल होगा। अब 29 में 52 का अंतर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 29 में 52 का अंतर करेंगे तो 13 का अंतर होगा। उसके बाद दोस्तों 52 में से जब हम 67 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा, आप माइनस करके देख लेना। उसके बाद 67 में से जब हम 84 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। ये तो आपको अब पता चल गया होगा। क्या सीरीज चल रही है दोस्तों इसमें? ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। कैसी चल रही है दोस्तों? ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। 9, 11, 13, 15, 17। आगे क्या आएगा दोस्तों? आगे 19 आएगा। आगे क्या आएगा दोस्तों? आगे 19 आएगा। आना चाहिए ना, बिल्कुल 19 आना चाहिए। लेकिन 84 में हम जब 19 को ऐड करेंगे तो 102 तो नहीं आता। कितना आता है दोस्तों? 103 आता है। कितना आता है? 103 आता है। यानी कि 102 जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो विकल्प नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 102 की जगह क्या आना चाहिए था दोस्तों? 103 जो है वो आना चाहिए था। याद रखेंगे, बिल्कुल समझ में आया। बिल्कुल क्या लॉजिक लगा हुआ था दोस्तों? ऑड नंबर का लॉजिक लगा हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का, आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, यदि घड़ी में समय कितना हो रहा है दोस्तों? 6:20 हो रही है। कितनी? 6:20 हो रही है, तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? ये हमसे पूछा। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक वॉच बनाता हूं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 12, 3, 6, 9। ठीक है, ये तो आपको क्लियर, बिल्कुल। ये हम सुई लगा देते हैं। कितनी हो रही है? 6:20 हो रही है। तो 6 बजा देंगे। छोटी वाली सुई कितने पे होगी? 6 पे होगी। और बड़ी वाली सुई कितने पे होगी? ये कितने पे होगी दोस्तों? 4 पे होगी। कितने पे होगी? 4 पे होगी। ये हमने 6 बजा लिया, यानी 6:20 हो रही है। हमने बजा ली, बिल्कुल। अब ये जो 20 मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई जो है वो उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है। लेकिन मिनट वाली सुई किधर है?
मिनट वाली सुई है किधर दोस्तों? वास्तव में तो मिनट वाली सुई पूर्व दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण पूर्व कह लीजिए, पूर्व दक्षिण कह लीजिए, किधर है दोस्तों? दक्षिण पूर्व की तरफ है ना। लेकिन वो दर्शा किधर रही है, इशारा किधर कर रही है? उत्तर पूर्व की तरफ कर रही है। उत्तर पूर्व की तरफ करने के लिए इसको कितना बढ़ना पड़ेगा? उत्तर पूर्व यहाँ पे होगी, इसकी सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी उत्तर पूर्व की तरफ। तो कितने डिग्री घूमी होगी ये? 90 डिग्री। किधर घूमी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। किधर घूमी होगी दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज घूमी होगी। तो कितनी घूमी? 90 डिग्री घूमी। तभी तो जाके ये बता पाएगी कि उत्तर पूर्व की तरफ इशारा कर रही है तो वास्तव में मिनट वाली सुई पूर्व दिशा की तरफ यानी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, लेकिन इशारा वो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कर रही है। तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी होगी? 90 डिग्री। इसी तरह हम घंटे की सुई को 90 डिग्री घुमा देंगे, किधर? एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कहां पहुंच जाएगी? अभी किधर है? दक्षिण में। किधर है दोस्तों? दक्षिण में। जब हम इसको घुमाएंगे दोस्तों 90 डिग्री तो किधर पहुंच जाएगी? पूर्व में पहुंच जाएगी। पूर्व में, यानी कि घंटे वाली सुई किस दिशा में इशारा करेगी? तो वो करेगी पूर्व दिशा की तरफ इशारा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिनट वाली सुई अगर उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है तो घंटे वाली सुई दोस्तों पूर्व दिशा की ओर इशारा करेगी। समझ में आया? बिल्कुल। यानी विकल्प नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है और आपको अपना स्कोर भी बताना है। 25 में से ऐसे आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए थे। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने क्वेश्चन आपके 25 में से सही हुए ये आपको बताना है। ये आपके आंसर की है दोस्तों और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य बताना। ये आंसर किया दोस्तों, आंसर मिला लेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। इसी तरह उस प्रैक्टिस सेट में भी 25 के 25 टॉप रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैं आपको इस तरह से बना के दे रहा हूँ जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपके इस प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग के क्वेश्चन अवश्य फंसे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें दोस्तों। रिवीजन काफी जरूरी है अगर आपको सफलता पानी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।